गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है और आप पिछले वीडियोस को रिवाइज करते हुए चल रहे होंगे। आज की वीडियो की अगर बात करें तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को। एक ये यूनिफाइड कोड लाया गया था जिसने पुराने जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज थे उनको यूनिफाई और कोडिफाई किया, जिससे फास्टर रिजोल्यूशन हो सके कंपनीज़ का लिक्विडेशन प्रोसेस में, जो स्पीड अप कर सके प्रोसेस। तो इससे पहले अगर हम लॉज देखें तो कौन से था सर्फेसाई एक्ट था, एक था रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ प्रोविजन कंपनीज एक्ट में भी थे। क्या था कि इनमें कुछ ना कुछ लेके कन्फ्यूजन थी, जिस वजह से कंपनीज़ का जो है लिक्विडेशन प्रोसेस वो स्पीड अप नहीं हो पाता था। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक सिंगल कोड लाया जाए जो कि रिप्लेस करते एग्जिस्टिंग लॉज जो कि थे लिक्विडेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। इंट्रोडक्शन। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 वाज लॉन्च्ड टू कंसोलिडेट ऑल एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया, जो कि थे सर्फेसाई, आपको याद रहेंगे अगर मैं इनको एक बार लिख दूंगी। फिर दूसरा था RDDBFI एक्ट, जो कि था रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तीसरा था कंपनीज एक्ट, जो कि 1956 और 2013 के प्रोविजंस थे। तो इनमें बेसिकली तीनों में दिए हुए थे प्रोविजंस कैसे कंपनी को लिक्विडेट करना है जब वो इंसॉल्वेंट हो जाती है। तो अब इन तीनों लॉज में कुछ ना कुछ फ्लॉज थे जिसको ओवरकम करने की कोशिश करी गई है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में। It is considered as one of the biggest insolvency reform in the economic history of India and was enacted for reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner for maximization of value of assets of such person। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनीज का ही लिक्विडेशन होगा, कॉर्पोरेट पर्सन्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स तीनों का ही इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स दिए गए हैं इसमें। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जो बात करती है ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसको लॉन्च करने के पीछे। फर्स्ट, कंसोलिडेट एंड अमेंड ऑल द एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी लॉज, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टू सिंप्लीफाई एंड एक्सपीडिएट द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, कहीं ना कहीं जाके लिटिगेशंस बहुत लंबी चलती थी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स लंबी चलती थी, कभी किसी लॉ में कुछ वेग दिया हुआ था, कभी किसी लॉ में कुछ फ्लॉज थे, इस वजह से प्रोसीडिंग्स कभी पूरी नहीं हो पाती। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, क्योंकि इन सब में सबसे ज़्यादा परेशान कौन होते थे? क्रेडिटर्स, लेंडर्स, जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं और वो पैसे अटके रह जाते थे, या अगर वो मिलते भी थे तो बहुत सालों बाद वो रिकवर होते थे। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए टू रिवाइव द कंपनी इन अ टाइम बाउंड मैनर, किसी भी कंपनी को क्यों फेल होने दे, उसको अगर रिवाइव कर दे टाइम बाउंड मैनर में, भले ही उसमें कुछ पैसे इंजेक्ट करने पड़े या उसके मैनेजमेंट को चेंज करने पड़े, और अगर उससे रिवाइव होती है, फिर से फुली फंक्शनल होती है, तो वाई नॉट डू दैट to get the necessary relief for the creditors and consequently increase the credit supply in the economy। अब इससे पहले क्या हो रहा था कि जो क्रेडिटर्स जो या फिर जो लेंडर्स लोन देते थे वो अटक जाते थे, कंपनी के असेट्स पे स्टे लग जाता था, जिस वजह से वो लिक्विडेट नहीं कर पाते थे। तो इससे क्या होता था, ओवरऑल इफेक्ट जो इकोनॉमी पे ये होता था कि मनी जो है कहीं ना कहीं अटक गया, वो जो इकोनॉमी में फिर से सर्कुलेट नहीं हो रहा है और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं हो रहा है। क्योंकि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं, जिस वजह ऑर्डर नहीं आ रहे हैं और असेट्स को लिक्विडेट नहीं कर पा रहे। सो इससे ब्लॉकिंग हो रही थी मनी की। तो एक जो रीज़न था इनको इस कोड को लॉन्च करने का ये था ताकि फटाफट रिलीफ मिले क्रेडिटर्स को और वो मनी को हम रिलीज़ कर पाएँ उन असेट्स में से, ताकि उनका और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जा सके। बात है अब नेक्स्ट स्लाइड की, जिसमें है प्रोसीजर टू रिजॉल्व द इंसॉल्वेंसी। क्या प्रोसीजर दिया गया है इस कोड के अंदर, आइए देख लेते हैं। इनिशिएशन की, इनिशिएट कौन करेगा ये प्रोसेस? व्हेन अ डिफॉल्ट अकर्स द रिजोल्यूशन प्रोसेस में बी इनिशिएटेड बाय द डेटर और क्रेडिटर। मतलब जिसने लोन लिया है, जो कर्जदार है, और जिसने कर्ज दिया है, वो दोनों में से कोई भी इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है। द डिसीजन टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी, a committee consisting of financial creditors will take decision regarding the future course of outstanding debt owed to them। अब जो फाइनल डिसीजन होगा ना कि इंसॉल्वेंसी कैसे कैरी आउट करनी है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, वो मिल के ये डिसीजन लेंगे कि क्या करना है आउटस्टैंडिंग डेट जो उनको कंपनी ओ करती है। दे में चूज टू रिवाइव द डेट ओ टू देम और सेल द असेट्स ऑफ द डेटर टू रीपे द डेट्स ओ टू देम। रिवाइव मतलब या तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दें
लोन की, या फिर नेक्स्ट स्टेप है कि लिक्विडेट कर दें असेट्स, मार्केट में बेच दें, उसकी ऑक्शनिंग हो जाए या कोई आके ख़रीद ले उसको ताकि वो अपने पैसे को वापस रिकवर कर सके। अब इफ़ द डिसीजन इज़ नॉट टेकन इन 180 डेज द डेटर असेट्स गोज इनटू लिक्विडेशन। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को पावर दी गई है कि वो डिसाइड करेंगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, उनके पास ये पावर सिर्फ 180 दिन के लिए है। अगर वो 180 दिन में कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो ये जो पावर है उनके हाथ से चली जाएगी और ऑटोमेटिकली जो डेटर के असेट्स हैं उसको बेच दिया जाएगा और मनी को रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इज़ लिक्विडेशन। इफ़ द डेटर गोज इनटू लिक्विडेशन एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एडमिनिस्टर्स द लिक्विडेशन प्रोसेस। एक प्रोफेशनल बंदे को अपॉइंट किया जाएगा, ये नहीं है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या डेटर्स मिलके खुद बेच रहे हैं मार्केट में, नहीं, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाएगा जो कि लिक्विडेशन प्रोसेस का टेक केयर करेगा। Proceeds from the sale of debtor assets are distributed in already established order of precedence. So हमेशा जब कोई भी जो कंपनीज़ होती है उनके आर्टिकल्स में और जब भी वो कोई बड़े लेवल पे लोन्स लेती है तो एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सेट होता है कि सबसे पहले किसको लोन, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो किसके लोन सबसे पहले पे ऑफ होंगे। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे मान लेते हैं पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के होंगे और उसमें से भी पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनके लोन सिक्योर्ड होते हैं किसी कोलेट्रल से या जब किसी चीज़ जो डेटर ने गिरवी रखवाई हो, तो मतलब उसको कहते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। फिर उसके बाद आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर आते हैं सप्लायर्स, फिर आते हैं एम्प्लॉयज़ और लास्ट में आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो ये सेटलमेंट होगा, जो भी मनी रिकवर होगा डेटर्स के असेट्स को बेच के, उसको जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो डिसाइड किया हुआ है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ने, उसके अकॉर्डिंग सेटल किया जाएगा। तो ये तो था प्रोसीजर जो कि कोड के अंडर मेंशन किया हुआ है। चलते हैं हमारी लास्ट और नेक्स्ट स्लाइड पे कि क्या इश्यूज़ हैं अभी तक जो आईबीसी जिससे जूझ रही है, जिस वजह से अभी भी प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं हो पाता है कंपनीज का। फर्स्ट, मिसिंग द डेडलाइन। आईबीसी मैंडेट्स द केस टू बी सॉल्व इन 270 days बट इट इज़ सीन इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट इट फेल्स टू गेट रिजॉल्व इन द टाइम बाउंड मैनर। तो जो टाइम टोटल दिया गया है ना, देखिए इससे पहले के लॉज में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हैं वो चलती ही रहती थी, केस पे केस, सुनवाई पे सुनवाई और तारीख पे तारीख, जो हमारे इंडियन लीगल सिस्टम का हाल है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आईबीसी में डेडलाइन मेंशन करी गई थी कि 270 दिन के अंदर हमको केस सॉल्व करना है पूरा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जर्व किया जाता है कि ये जो डेडलाइन है इसके अंडर नहीं हो पाता है लिक्विडेशन प्रोसेस एंड वो इससे स्ट्रेच हो जाता है। तो जो सारा मकसद था ये कोड को लॉन्च करने का वो फेल हो जाता है कि टाइम बाउंड मैनर में लिक्विडेशन प्रोसीडिंग पूरी सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है कि लैक ऑफ बेंचेस एंड जजेस। ये तो आपको सबको ही पता है कि भले ही वो सिविल केसेस हो, क्रिमिनल केसेस हो, हमारे यहाँ जो जजेस हैं उनकी बहुत कमी है। हमारी जो जजेस की बेंच है वो फुल अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस कम है, हाई कोर्ट में जजेस कम है, और सेम जो आईबीसी के लिए जजेस होते हैं जो कि एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में बैठते हैं, पहले तो एनसीएलटीज़ जो हैं वो ही कम है हमारे कंट्रीज़ में एज़ पर द रिक्वायरमेंट। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा केसेस हैं और उसके कंपैरिजन में बहुत कम एनसीएलटीज़ फॉर्म करी गई हैं टिल डेट, एंड उसमें भी जो जजेस है, नंबर ऑफ़ जजेस वो बहुत कम है। सो ये एक बहुत बड़ा इशू आता है जब हम लिक्विडेट करने जाते हैं या ये प्रोसीडिंग्स होती हैं। थर्ड, वैल्यू रिकवर्ड ऑन रेजोल्यूशन। इट इज़ सीन दैट द वैल्यू विच फाइनेंशियल क्रिएटर्स realize as a part of resolution process is still far less than what they should get. It is observed that they just get 43% of the claims. तो अब मान लीजिए अगर कंपनी को किसी ने 100 करोड़ का लोन दिया है, तो जब ये लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स होती हैं या असेट्स को बेचा जाता है तो ऐसा नहीं है क्रेडिटर्स को पूरे 100 करोड़ के 100 करोड़ रिकवर हो जाते हैं। अभी तक का जो ट्रेंड है उसमें ये देखा जा रहा है कि वो सिर्फ अपने लोन का 43% ही रिकवर कर पाते हैं, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। आप अपने पे लेके देखिए ना, आपने किसी को 100 करोड़ दिए और आपको रिटर्न में सिर्फ 43%, मतलब सिर्फ 43 करोड़ मिल रहे हैं, तो बाकी जो पैसे हैं वो तो वेस्ट गए ना। 57% जो अमाउंट है 57 करोड़ का, वो कहाँ गया? वो वेस्ट हो गया। तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर का जो मोटिवेशन है वो भी बहुत टूटता है। इन्वेस्टर को सेफ फीलिंग नहीं आती कि मैं आज इन्वेस्ट करूँगा इस कंपनी में तो मेरे पैसे वापस आ जाएंगे या नहीं, क्योंकि जो हमारे देश में जो
लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा फ्लॉड है। सो ये इस कोड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अभी तक वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को उनका जस्टिफाइड अमाउंट वापस रियलाइज़ कराने में हेल्पफुल नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये मेजर प्रोविजंस थे हमारे आईबीसी कोड के जो हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। इसको बहुत डिटेल में तो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके लिए ज़रूरी था वो मैंने कवर कर लिया है वीडियो में। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको हाथों हाथ याद हो जाएं। सो फ्रेंड्स, फिर स्टे एट होम। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।